अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, नेक्स्ट हम 11 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। वाई रेड ब्लड सेल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? रेड ब्लड सेल्स कंटेन a red color protein called hemoglobin which bind the oxygen and supply it to all parts of the body. रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रोटीन है हीमोग्लोबिन जो कि इसको रेड कलर भी प्रोवाइड करती है और इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को एनहांस करती है या फिर उसको मेंटेन करती है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ठीक है, कलर प्रोवाइड करना ये एक मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स इम्पॉर्टेंट हैं। व्हाट आर एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ क्या हैं? सम वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़ विच किल जर्म्स एंड चेंज द पॉइजनस केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय जर्म्स इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं, और एंटीबॉडीज़ का आंसर है कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं। इसके आंसर में हम ये लिखेंगे कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक ऐसी सब्सटेंस हैं जो वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि दो काम करती है। एक तो ये कि जर्म्स को किल करती है, दूसरा ये कि जो हमारे ब्लड में या हमारे सेल्स में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर होते हैं उनको वो हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है। मतलब कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस को वो ऐसे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है जो कि हमारी बॉडी को फर्दर नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसी सब्सटेंस को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, जो कि ये दो काम करती हैं और वो प्रोड्यूस होती हैं वाइट ब्लड सेल्स से। तो ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ हैं। Question number 13. What are platelets? Platelets are the small cell fragments made in bone marrow. There are 250,000 platelets in 1 mm cube of blood. Platelets help to seal wounds by clotting the blood. अच्छा, प्लेटलेट्स सबसे पहली बात ये कि प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं या फिर उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। तो एज़ मेंशन्ड इन द आंसर कि प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है। अब प्लेटलेट्स का उसने ये बताया कि अगर 1 mm क्यूब हमारे पास यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब हमारे पास ब्लड हो तो उसमें ऑलमोस्ट 250,000 प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं। अब प्लेटलेट्स का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? पहली बात तो उसने ये बता दी कि वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, कहाँ पे उनकी प्रोडक्शन होती है। दूसरी बात उसने ये बता दी कि वो कितनी रेंज में होते हैं। तीसरी बात है फंक्शन की। अब उसका फंक्शन है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या है ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, पीछे मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है ब्लड के क्लॉट्स बन जाना, यानी कि खून के लोथड़े बन जाना, जो कि आपका मज़ीद खून निकलने से प्रिवेंट करते हैं बॉडी को। ठीक है, बचाते हैं कि मज़ीद खून अब यहाँ से ना निकले और वहाँ पे एक ज़ख़म सा भर देते हैं। सारे प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। Question number 14. What is thrombus? Thrombus is a blood clot or lump of blood protein cells inside a blood vessel. If a thrombus gets stuck in a blood, it will stop blood flowing, causing brain hemorrhage and heart attack. अब अगर मैं आपको आसान वर्ड्स में बताऊं तो जो ब्लड वेजल्स हैं यानी कि जो हार्ट से हमारी बॉडी में ब्लड लेके जा रही हैं, ठीक है, जो आर्टरीज़ हैं, वेजल्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, जो भी हैं, अब इनके अंदर एक क्लॉट फंस जाता है। ठीक है, इसको आप लैम्प ऑफ ब्लड यानी कि खून का लोथड़ा भी कह सकते हैं। खून का लोथड़ा मतलब होता है जो खून जम जाता है ना और वो अपनी एक क्लॉट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस तरह अगर ब्लड हमने देखा हो जब हम कुर्बानी वगैरह करते हैं तो जो ब्लड एनिमल में से निकलता है वो कहीं ना कहीं वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी कि क्लॉट्स या फिर लंप्स की फॉर्म में, लोथड़ों की फॉर्म में भी मिलता है हमें बॉडी में। अब कहते हैं कि जब ब्लड वेजल्स में क्लॉट फंस जाता है हमारे पास या फिर लंप फंस जाता है तो क्या होता है कि ब्लड का जो फ़्लो है, ब्लड का जो पैसेज है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आप खुद देखो एक वेज़ल है, उसके अंदर आप कोई चीज़ रख दो जो कि उसके अंदर जो भी चीज़ फ़्लो हो रही है उसको आने जाने में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो लंप यहाँ पे वही काम कर रहा है। अब वो कहते हैं कि अगर आपके ब्लड वेज़ल में थ्रोम्बस हो जाता है यानी कि ब्लड क्लॉट या फिर लंप ऑफ ब्लड फंस जाता है अनलकीली, तो आपके साथ होता ये है
कि आपको हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह से हो सकता है कि अगर आपकी एक ब्लड वेसल है, खुदा ना खास्ता चलें किसी की भी एक ब्लड वेसल है, कोई पेशेंट है फॉर एग्जांपल, उसकी ब्लड वेसल में एक लम्प फंस गया है, ठीक है। अब वो ब्लड वेसल अपना ब्लड जहाँ लेके जा रही होगी, अब वो वहाँ नहीं लेके जा पाएगी, पूरी बॉडी में ब्लड का फ़्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। बाकी वेजल्स अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन जहाँ पे उस वेसल का काम था, अगर उस वेसल का काम ये था कि उसने हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करना है या ब्रेन को करना है, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड की जो फ़्लो है या ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाएगी और आपको वहीं पे हार्ट अटैक भी हो सकता है और आपको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर कॉज ऑफ अनीमिया? Anemia is a blood disorder commonly happens due to deficiency of iron in our diet. अनीमिया अक्सर आपने उर्दू में लोग इसको कहते हैं खून की कमी हो गई है जी। अक्सर हमारा रंग पेल होना शुरू हो जाता है, पीला पड़ जाता है, येलोइश कलर जब आपकी स्किन का हो जाता है, अक्सर हमारे घर के बड़े कहते हैं जी इसको खून की कमी है, ठीक है। तो वो एक ऐसी कंडीशन है अनीमिया जिसमें आपकी जो डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि आप आयरन से भरपूर डाइट्स नहीं ले रहे होते, आप ऐसी डाइट्स ले रहे होते हो जिसमें लैक ऑफ आयरन प्रेजेंट होती है, जो कि अनीमिया को कॉज बनता है और आपका ब्लड जो है वो ब्लड आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ फैकल्टी पेसमेकर? फैकल्टी पेसमेकर इज़ अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट स्टॉप्स कीपिंग अ स्टेडी पल्स। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि पेसमेकर होता क्या है। पेसमेकर हमारे पास अल्लाह ताला ने हार्ट में एक ऐसी चीज़ रखी हुई है जो कि हमारे हार्ट में इम्पल्सेस जनरेट करवाता है। अब इम्पल्सेस क्या होती हैं? आपने बच्चों जब भी हमारा, जिस तरह हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे ब्रेन्स हैं, हमारा जो ब्रेन है वहाँ से सिग्नल आ रहा होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। हमारे ब्रेन से इम्पल्सेस जारी होती हैं पूरी बॉडी में, इसीलिए हमें पता चलता है कि हमने कब कौन सा काम करना है, कब कौन सा लफ्ज़ बोलना है, ठीक है। सब कुछ चल रहा होता है। इसी तरह हार्ट में भी इम्पल्सेस ज़रूरी होती हैं, जो इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ से आ रही होती हैं हार्ट को कि अब तुमने ये करना है, अब तुमने वो करना है और अब तुमने ये करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है, हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को ब्रेन बताता है कि हमने क्या करना है। तो ब्रेन हर जगह अपनी इम्पल्सेस भेजता है और हार्ट में जो इम्पल्सेस जनरेट करवाती है चीज़, उसको हम कहते हैं पेसमेकर, ठीक है। ब्रेन ने इम्पल्स भेज दी है, अब हार्ट ने उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे जनरेट करवाना है, वो सारा पेसमेकर का काम है। अब अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में एक नेचुरल, हार्ट में एक नेचुरल पेसमेकर रखा हुआ है। जब वो नेचुरल पेसमेकर वर्क नहीं कर रहा होता तो फिर हम कहते हैं कि हमें एक कंडीशन हो गई है जिसका नाम है फैकल्टी पेसमेकर, ठीक है। अब नेचुरल पेसमेकर अगर काम नहीं कर रहा और वो स्टॉप हो गया है तो फिर हमारे पास फैकल्टी पेसमेकर की कंडीशन हो जाएगी कि आपका नेचुरल पेसमेकर अब काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर कॉज ऑफ डायबिटीज़? डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय पर्सनस बॉडी इज़ नॉट, व्हेन अ पर्सनस बॉडी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमने बहुत से अपने घरों में भी, कुछ फैमिली मेम्बर्स में भी देखा होगा कि हम कहते हैं उनको शुगर हो गई है। तो डायबिटीज़ इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर। जो शुगर वाली कंडीशन होती है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो डायबिटीज़ होता है, ठीक है। अब डायबिटीज़ क्या कंडीशन है कि एक पर्सन की जो बॉडी होती है वो प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों को शुगर होती है या डायबिटीज़ होती है, हमने ये सुना है कि वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं। वो क्यों इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं? वो इसीलिए इंजेक्ट करवा रहे होते हैं ख़ुद को इंसुलिन, बिकॉज़ उनकी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती। वो बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर पा रही होती है, जिससे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड की शुगर का जो लेवल है वो मेनटेन नहीं रहता। सो दैट उनको आर्टिफिशियल वे में इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है ख़ुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वेरिकोज वेन्स कॉज्ड? वेरिकोज वेन्स कैसे होती हैं? अब आपको, वेरिकोज वेन्स आर कॉज्ड व्हेन द वॉल्व्स इन द वेन्स ऑफ द लेग्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, द वेन्स स्वेल एंड बिकम वेरिकोज वेन्स। हमारी लेग वाली साइड पे, यानी कि जो हमारा लोअर लिम्ब है, पूरी जो लेग्स वाली साइड है, ठीक है, दोनों लेग्स वाली साइड पे, उनमें भी वेन्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी बॉडी में वेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब हमारी लेग्स में जो वेन प्रेजेंट है, उन वेन्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने वॉल्व्स रखे हैं, जब वो वॉल्व्स अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते तो इसका नाम, एक कंडीशन से हम डिनोट करते हैं कि जी इस बंदे को वेरिकोज वेन्स हो गया, ठीक है, या वेरिकोज वेन्स की डिसीज़ हो गई है इसको। अब ये क्या है? ये यही है कि आपके जो लोअर लेग्स के, एक दफ़ा मैं रिपीट करती हूँ, आपके जो लेग्स हैं उनमें जो वेन्स प्रेजेंट हैं, जब उन वेन्स के अंदर वॉल्व्स
प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते, यानी कि अपनी मर्ज़ी से खुल जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद हो जाते हैं, वो प्रॉपर ब्रेन के मुताबिक काम नहीं कर रहे होते, तो पर्सन को एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। और इस कंडीशन में हमारी वेन्स जो है लेग्स की वो स्वेल कर जाती हैं। आपने शायद कभी देखा हो या ना देखा हो कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनकी जो लेग्स होती हैं ना, उनमें वेन्स आपको प्रॉपर थिक स्वेल सी नज़र आ रही होती हैं। हमारे नॉर्मल लेग्स में आपको वेन्स का बहुत कम एक झलक सी जिसे कहते हैं ना, शायद वो दिखाई देती हो, वो भी बहुत रेयर केसेस में, जिनकी कलर बहुत फेयर होता है उनकी आपको दिखाई देती हैं, हर किसी की भी नहीं नज़र आ जाती। लेकिन जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वेरिकोज वेन्स के, उनमें आप देखेंगे कि आपको बहुत प्रोमिनेंट किस्म की स्वेल्ड वेन्स नज़र आ रही हैं, ग्रीन से कलर का उसका टेक्सचर हो रहा होगा और आपको वो नज़र आती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ये वेरिकोज वेन्स की कंडीशन होती है। Next question number 19. What is the difference between oxygenated and deoxygenated blood? Blood which contains oxygen is called oxygenated and blood without oxygen is called deoxygenated. अच्छा, D का मतलब क्या होता है? Removal. D always denotes the term removal. ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कम ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजनेटेड का मतलब फुल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है या फिर ज़्यादा होती है उसको हम ऑक्सीजनेटेड कहते हैं, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती और वो विदाउट ऑक्सीजन होता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, आपकी बुक में आप पेज नंबर मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ जहाँ पे आपके क्वेश्चंस मेंशन है लॉन्ग। पेज नंबर 28 पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई इज़ इट नॉट करेक्ट टू से दैट ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कह रहे हैं ऐसा कहना क्यों ठीक नहीं होगा कि सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो इसका एक रीज़न है, ठीक है, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। All veins carry deoxygenated blood except for the pulmonary vein which carries oxygenated blood from lungs to the heart. अब ये बात हम मानते हैं कि सारी आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन एक अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक्सेप्शनल केस रखा है। एक्सेप्शनल केस वो होता है जो बहुत रेयर केस होता है। उस केस में एक आर्टरी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसी रखी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और अल्लाह ताला ने ऐसे ही सिमिलर वे में एक वेन हमारे पास ऐसी रखी है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, आपको ये याद करना पड़ेगा एज इट इज़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज एंड कैपिलरीज इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसके लिए आपको आपके पेज नंबर 23 पे एक टेबल मैंने आपको पढ़ाया था, इफ़ यू रिमेंबर, आपको वो याद करना होगा। इसके लिए वो डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया था, तो आपको वो इसके लिए याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, व्हाट आर वेरिकोज वेन्स एंड व्हाट कॉजेज देयर डेवलपमेंट। वेरिकोज वेन्स क्या हैं और उनका रीज़न क्या होता है, उनकी फॉर्मेशन का, यहाँ पे बॉडी में उनके वेरिकोज वेन कंडीशन हो जाने का क्या रीज़न होता है, इसकी डेवलपमेंट के क्या कॉजेज़ हैं। तो इसका आंसर है, वेरिकोज वेन्स आर वेन्स दैट हैव स्वोलन बिकॉज द वॉल्व्स इन द लेग्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। जो मैंने आपको बात पहले ही बताई कि लेग्स में जो वेन्स हैं उनके वॉल्व्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, और इसी वजह से आपकी वेन्स स्वेल हो जाती हैं और आपको वेरिकोज वेन्स की कंडीशन हो जाती है। ब्लड कलेक्ट्स इन दैम इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट्स वे बैक टू द हार्ट। जब अपना वॉल्व कोई, आप देखें आपकी लेग में वेन्स हैं, जब उसका वॉल्व खुद ब खुद बंद हो जाएगा तो जो ब्लड आगे मूव करना है वो वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो कलेक्ट होता जाता है और हार्ट की तरफ दोबारा वापस नहीं जा सकता। ठीक है, इसी तरह से आपका जो ब्लड है वो फिर कलेक्ट होता रहता है और आपकी जो कंडीशन है इसमें वो और बिगड़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आपका यहाँ पे 14 क्वेश्चन जो है वो कट है, वो आपने नहीं करना। 15 पे हम आ जाते हैं, व्हाट इज़ पेस मेकर एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। A pacemaker is a device which produces a small but regular pulse of electricity to the heart to keep it beating steadily. It is needed by a person whose natural pacemaker is faulty. अब जिस बंदे का नेचुरल पेसमेकर काम नहीं कर रहा, पेसमेकर सबसे पहले है क्या, जो मैंने आपको बताया, इम्पल्सेस प्रोड्यूस कराती है और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है।
आपको पता है इसी पेस मेकर की वजह से जब हम पेशेंट की ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में जो हमें लाइंस शो हो रही होती है ना कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, वो इसी पेस मेकर की वजह से होती हैं। तो पेस मेकर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी पल्स जनरेट करवाती है ताकि आपका हार्ट अच्छी तरह बीट करता रहे, रेगुलर बीट करता रहे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पेस मेकर्स हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिनका नेचुरल पेस मेकर ख़राब हो जाता है, फिर उनके अंदर हमें हार्ट में एक नया पेस मेकर ऐड करना पड़ता है थ्रू सर्जरीज़, और वो कोई भी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 भी कैंसिल है और हम मूव कर रहे हैं 17 पे। What happens if a person has high levels of glucose in his or her blood? What can be done to control the level of glucose? क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या होगा जब हमारे पास एक पर्सन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, और इस लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज़ कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, ठीक है। लेवल इंसुलिन से कंट्रोल होता है कि हमें पता है। पीपल हु डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन हैव अ डिजीज़ कॉल्ड डायबिटीज़। ये भी बात हमने पीछे की कि जिनकी बॉडी में इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती उनको डायबिटीज़ हो जाती है। द पर्सन विद डायबिटीज़ में फील वीक एंड स्लीपी एज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन हिज और हर ब्लड चेंजेस बिकॉज फैट्स एंड मसल प्रोटीन्स हैव टू बी यूज टू सप्लाई द बॉडी विद एनर्जी। द पर्सन लूजेज वेट। डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाई इंजेक्शंस और टैबलेट्स ऑफ इंसुलिन और बाई केयरफुल कंट्रोल ऑफ द डाइट। सबसे पहले हम डायबिटीज़ में अपनी डाइट ठीक रखें, फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लगवाएं, और आप एक और प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आप जो है इंसुलिन की टैबलेट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी मिल जाती हैं। अब आपने ये नोट किया होगा कि जिस पेशेंट को शुगर या डायबिटीज़ हो, आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉडी के फ़ैट्स जो हैं वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, बर्न होना शुरू हो जाते हैं उसकी बॉडी के फ़ैट्स, और वो अपना वेट लूज़ कर देता है, यानी कि बहुत पतला सा हो जाता है और सूखा सा हो जाता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं हर पेशेंट में ऐसा हो, कुछ का वज़न फूल भी जाता है, वो बहुत ज़्यादा फ़ैट हो जाते हैं, चबी हो जाते हैं, और भी डिजीज़ का ये बाइस बन सकती है। लेकिन मोस्ट पीपल्स में यही होता है, मोस्टली पीपल में ऐसा होता है कि उनका जो बॉडी फैट है वो बर्न हो जाता है और उनका वेट लूज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए हार्ट ट्रांसप्लांट? हार्ट ट्रांसप्लांट के एडवांटेजेस भी बताएं और डिसएडवांटेजेस भी बताएं। अ हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ लाइफ सेवर फॉर समवन विद ए हार्ट फेलियर। जिन लोगों का हार्ट फेल हो जाता है उनके अंदर हम न्यू हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ठीक है, उसके मैच का, उसके बिल्कुल साइज़ का, उसके डायमीटर का। इस प्रोसेस को हम हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। However, it is very difficult to find a replacement heart, usually from someone who has died in an accident, which the patient's own body will not reject. A major operation is needed to transplant a heart, and special drugs have to be taken for the rest of the patient's life to reduce the risk of the body rejecting the new heart. कभी कभी ये होता है कि हम जिस बॉडी में हार्ट इंजेक्ट कर रहे होते हैं नए वाला, उसकी बॉडी पर्सन की उस हार्ट को रिजेक्ट कर देती है, यानी कि वो उसके साथ मैच नहीं करती, उसका फंक्शन प्रॉपर्ली हार्ट का परफॉर्म नहीं करवाती वो बॉडी। इसका यही रीज़न है कि हमने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना है। एक तो उसकी सर्जरी अच्छी करनी है, ट्रांसप्लांट अच्छे से परफॉर्म कराना है। दूसरा ये कि हमें उसको ऐसी ड्रग्स और मेडिसिन देनी है कि उसका जो हार्ट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का रिस्क है ना वो रिड्यूस हो जाए, यानी कि कम हो जाए, रिजेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाए और उसकी बॉडी उस हार्ट को, नए आने वाले दिल को एक्सेप्ट कर ले। Heart transplants lengthen the life of someone who would otherwise die from a serious failure faulty heart लिखा है, ठीक है। अब जो लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मर जाना होता है, जिनका हार्ट फेल हो जाता है और वो डेथ की तरफ जा रहे होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट उनमें लाइफ सेवर का काम करता है। वो इस तरह से कि जिनका हार्ट फेलियर है, जब उनका हार्ट हम पुराना निकाल के नया डाल देंगे तो वो जो नया हार्ट बॉडी के साथ मैच कर जाता है, बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन बना लेता है, तो 90% चांसेस होते हैं कि पेशेंट दोबारा लाइफ की तरफ वापस आएगा और डेथ रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ आई होगी। आज का लेसन इतना ही था। टेक केयर।